हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंकुर शिक्षा केंद्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 को पूरा कवर कर चुका हूं। अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि बायोलॉजी का है उसको कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपके जो टॉपिक का नाम है यानी जो चैप्टर का नाम है वो है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो आप इस थंबनेल को देख करके समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार की पीपीटी है और किस प्रकार की क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये नियंत्रण क्या होता है तो आप बताओगे कि नियंत्रण यानी कंट्रोल। अब किस पे कंट्रोल? हमारे शरीर पे कंट्रोल। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है मस्तिष्क पे कंट्रोल, उसी को नियंत्रण बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब मस्तिष्क को नियंत्रित करना, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मस्तिष्क को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। एवं समन्वय, समन्वय का मतलब होता है दो चीजों के बीच में संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तो ये चैप्टर का सारांश है और इस चैप्टर के सारांश के साथ हम अगले पीपीटी की तरफ बढ़ेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। प्रश्न तो यही उठेगा कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो देखिए नियंत्रण एवं समन्वय को दो प्रकार से विभाजित किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए उद्दीपन, हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले वे भौतिक या रासायनिक परिवर्तन जिनके प्रति सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीप कहलाते हैं। ठीक है, और सजीव प्रक्रिया के उदाहरण कुछ इस प्रकार है। गर्म सतह छूने पर हाथ का झटके से पीछे हटना, तेज प्रकाश में आंखों का संकुचन होना, ये उद्दीपन कहलाता है। जैसे आप देखते हो कि गर्मी के दिनों में आप जब किसी ऐसे ठोस भूमि को छूते हो जो जल रहा होता है, तो जैसे ही आप हाथ वहां पर लगाते हो तो आपका हाथ फट से पीछे आता है, जैसे बिजली का करंट लगा हो। ठीक है, और तेज धूप में जब आप आंखों से देखते हो तो आपकी आंखें अचानक बंद हो जाती है, तो ये जो है संकुचन कहलाता है। ठीक है, संकुचन होना, और इसी संकुचन को क्या बोलते हैं? उद्दीपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्दीपन। ठीक है, और यहां पे ये चीजें क्या हो रही है? कंट्रोल हो रही है। अब जैविक समन्वय क्या है? जैविक समन्वय, ठीक है, ये जो आपका नियंत्रण एवं समन्वय है इसको दो भागों में डिवाइड करके यहां बताया है। ठीक है, क्या बोला है? अब जैविक समन्वय पूछ रहा है, क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा एक नियंत्रित और सुव्यवस्थित तरीके से मिलकर बाह्य उद्दीपनों के प्रति सही प्रक्रिया व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता को समन्वय कहते हैं। बोला क्या? उद्दीपन। उद्दीपन यानी जो अचानक से आप प्रतिक्रिया कर रहे हो उसको उद्दीपन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसी उद्दीपन, जैविक समन्वय क्या कहलाता है? जब शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा नियंत्रित और सुव्यवस्थित तरीके से मिलकर, नियंत्रित यानी एक साथ एकजुटता से और सुव्यवस्थित तरीके से मिलकर, मतलब व्यवस्थित तरीके से मिलकर के क्या कर रहा है? बाह्य उद्दीपनों, मतलब बाहर से होने वाले प्रभाव से के प्रति प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया, मतलब जैसे कोई आग का गोला आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है तो आपका बॉडी क्या करेगा? आग के गोले से दूर जाएगा। ठीक है, कोई आपको कोई चीज फेंक के मार रहा है तो आप हटने का प्रयास करोगे। तो ये सब चीजें जो प्रतिक्रिया आप दे रहे हो, ये क्या
कौन सी प्रतिक्रिया है? सही प्रतिक्रिया है। मतलब कोई किसी चीज से फेंक कर आपको मारे, मान लो कोई बॉल आ रहा है आपकी तरफ, तो बॉल को कैच करोगे। कैच करने के लिए आप के शरीर का कई सारे अंग का समन्वय होना जरूरी है। जैसे बॉल दूर से आ रहा है तो देखेगा कौन? आंख देखेगा। कौन देखेगा? आंख। और जब दूर से आ रहा है तो कितनी गति से आ रहा है उसको मतलब कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन। ब्रेन जो है तुरंत क्या करेगा? देखेगा कि कितनी स्पीड से बॉल आ रही है और तुरंत जो है हाथ को बताएगा कि अब तुमको उस बॉल को रोकना है, और तुरंत हाथ आगे जाएगा और क्या करेगा? बॉल को पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से सही जगह पे सही तरीके से जो है प्रतिक्रिया देते हैं, और उस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं? समन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वय। नियंत्रण के दो मुख्य मार्ग कौन कौन से हैं? विद्युत आवेग संचरण, विद्युत आवेग संचरण यानी तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग संचरण, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन्स नियंत्रण। मतलब दो तरीके से इसको नियंत्रित किया जाता है। एक तो हार्मोन्स नियंत्रण, अंतःस्रावी मतलब हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनके द्वारा भी हमारे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग संचरण, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है इसको हम लोग अच्छे तरीके से अगले स्लाइड पे हो सकता है पढ़ेंगे। और तंत्रिका तंत्र का हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत बोले तो बहुत बड़ा योगदान, जो कि तंत्रिका तंत्र करता क्या है कि हमको पैर से चलना है तो पैर से चलने के लिए जो है संकेत भेजेगा, और हाथ चलाना है इधर उधर, हमको बोलना है, तो तंत्रिका तंत्र के ही लगभग कार्य है। ठीक है, और हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? हार्मोन्स का कार्य होता है, हार्मोन्स होता है हम लोग का फीलिंग। ठीक है, कि हम खेलेंगे, हम पढ़ेंगे, हम जो है मूवी देखेंगे, और हम हंसेंगे, हम रोएंगे। हर एक प्रतिक्रिया के लिए अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। यानी इमोशंस, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आपके बाह्य बॉडी मतलब पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो अंतःस्रावी हार्मोन्स है वो क्या करता है? हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है कि हम खेलेंगे, कि हम पढ़ेंगे, हम सोएंगे, रोएंगे, गाएंगे, जो भी होगा। ठीक है, ये हार्मोन्स नियंत्रित करता है। अब देखिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड पे क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो देखिए यहां से हो क्या रहा है कि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसको हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र देखिए हम लोग का जो होता है वो हमारे रीढ़ के हड्डी से कनेक्ट होता है। ठीक है, अब रीढ़ की हड्डी और हमारे जो मस्तिष्क का पश्च भाग है, ठीक है, उससे कनेक्ट होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक, देखिए चीजों को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मूल इकाई, यह हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जो संदेशों का वाहन करती है। मतलब मूल इकाई जो हमारे यह हमारे तंत्रिका तंत्र में जो मूल इकाई है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में सबसे लंबी संरचना है। कैसी है? सबसे लंबी संरचना। और यह करती क्या है? हमारे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो संदेशों का वाहन होता है। मतलब हमारे जो बॉडी में सभी बॉडी पार्ट्स को सूचना यानी संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। अब देखिए दूसरा होता है संवेदी ग्राही। संवेदी ग्राही ये क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित विशिष्ट अंग जो बाह्य उत्पीड़न
को महसूस करता है। मतलब जो इंद्रियां, हमारी इंद्री 5 इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी? आंख, कान, जीभ, त्वचा, और आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, ये पांचों इंद्रियां जो है, पांचों इंद्रियों जो कि बाह्य उद्दीपन को महसूस करती है। जैसे हम कहीं पे कोई भोजन बन रहा है और बहुत सुगंधित स्मेल कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, सूंघ करके बता देते हैं कि दूर कहीं जो है चिकन बन रहा है, या फिर खीर बन रहा है, या फिर मैगी बन रहा है। तो मतलब हम चीजों को सूंघ करके बाह्य उत्पीड़न को बता सकते हैं। ठीक है, बाह्य उत्पीड़न को बता सकते हैं। उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन को हम लोग सूंघ करके बता सकते हैं। कोई हमको आवाज दे रहा है, जैसे मेरा नाम अंकुर है, तो कोई चिल्लाए ए अंकुर, इस तरीके से जो है मतलब हमको कोई चिल्लाएगा तो हमको बाहर से आवाज आएगी जो हमारे कानों में जाएगी। तो बाह्य उद्दीपन को हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, सुन के भी महसूस कर सकते हैं। आपको कोई एक पड़ाका मार दे तो आपको दर्द होगा, तो बाहर ही मारेगा ना, तो बाह्य उद्दीपन को हम महसूस कर सकते हैं। ये 3 उदाहरण से हम समझा दिए आपको। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है, विद्युत आवेग गमन। विद्युत आवेग गमन, ये क्या करता है, सूचनाएं न्यूरॉन में रासायनिक संकेतों से विद्युत तरंगों में परिवर्तित होकर तीव्र गति से गमन करती है। क्या बोला भैया, विद्युत आवेग गमन क्या होता है? ये बोला है सूचना न्यूरॉन में रासायनिक संकेतों, जो न्यूरॉन होता है हमारा, उसमें रासायनिक संकेतों से विद्युत तरंगों में परिवर्तित होकर तीव्र गति से गमन करता है। कैसे? तीव्र गति से नहीं, बहुत तेज गति करता है। मस्तिष्क होती है, क्या होती है? मस्तिष्क। ये मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, मतलब 3 भागों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब इसमें होता क्या है, अब इसको समझिएगा। जो अग्र मस्तिष्क होता है वो हमको सोचने की शक्ति देता है। ठीक है, हम सोच सकते हैं, हम तर्क लगा सकते हैं। ठीक है, सोच सकते हैं कि हम जो है 1 लाख का बाइक खरीदेंगे। ठीक है, तो बाइक खरीदना हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो सोचने का कार्य कौन करता है? आगे वाला दिमाग जो होता है, अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए तर्क लगाना, जैसे आप गणना करते हो, जैसे मान लो आपका इनकम 50,000 रुपए है, तो आप तर्क लगाते हो कि 20,000 रुपए हम यहाँ खर्च कर देंगे, 20,000 का जो है शॉपिंग कर लेंगे, फिर बचेगा 10,000 जो है सेविंग कर लेंगे। तो तर्क लगाते हो, ये तर्क हो गया। तो ये सब जो कार्य होता है ना, आगे वाला मस्तिष्क करता है, यानी अग्र मस्तिष्क करता है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है? जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क में हमारी मेमोरी होती है। ठीक है, हम चीजों को, पुरानी चीजों को याद रख सकते हैं कि हमारे साथ पुराने समय में क्या हुआ था, हम क्या थे, क्या हो गए, मतलब जितनी भी चीजें हमारी पास्ट में हुई होंगी हम सबको याद रखते हैं, और याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में सेव होगा। तो वो कहाँ होता है? मध्य मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मध्य मस्तिष्क में। अब जो है पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या है? पश्च मस्तिष्क आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, और जहां पे क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र से बहुत सारी नसें जो है निकली होती हैं, जो कि पूरे बॉडी को की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, यानी समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, अब देखिए जो तंत्रिका तंत्र होता है आपके दिमाग के पश्च भाग, कहां पे? पश्च भाग। और पश्च भाग जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। थॉट, ठीक है, मतलब डिसीजन मेकिंग और कंसेशन थॉट कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन, यानी 1 गिलास पानी जो है हमको कहीं लेना है, तो हमारे हाथ को ऑर्डर कौन देगा? तंत्रिका तंत्र देगा, यानी पश्च भाग से उसके आएगा। कहां से आएगा? पश्च भाग से। ठीक है,
यानी ये पश्च भाग से यहां से निकल रहा है और हमारे हाथ को क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है कि तुमसे कोई पानी मांग रहा है, पानी लेकर जाओ, या फिर मच्छर बैठा है, मच्छर मारो, ठीक है, और इस पेन को उठाना है तो इस हाथ को बोलेगा कौन, मस्तिष्क बोलेगा कि अब इस पेन को उठा लो तुम, ठीक है। तो एक कौन करता है, पश्च भाग करता है, कौन करता है, पश्च भाग। और देखिए ये आंख क्या करता है, इस पानी को देख रहा है, ठीक है, इस पानी को देख रहा है, और यहां से क्या कर रहा है, न्यूरॉन क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, देख रहा है कि क्या है, वाटर है, और इस मस्तिष्क को बताया, कहां बताया, इस मस्तिष्क को, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हुआ, थॉट हुआ, सोचा समझा, ठीक है, और यहां से क्या किया, इसको संकेत दे दिया कि भैया जाओ पानी लेकर आओ, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे मेकिंग हो रही है। मतलब हमारी जो अग्र भाग होता है दिमाग का, वो क्या करता है, सोचता है, और सोचने के बाद जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होता है, मध्य भाग में होता है, कहाँ होता है, मध्य भाग में, और मध्य भाग में ही मेमोरी होता है जो कि उस चीजों को सेव करके रखता है। और जो पश्च भाग होता है वो तुरंत जो अग्र भाग बोलेगा उसको कहां तक पहुंचाता है, बॉडी तक पहुंचाता है, तुमको चलना है, तुमको घूमना है, तुमको नाचना है, जो भी करना है वो पश्च भाग जो है बताता है कि तुमको क्या करना है, बॉडी में कौन सा मूवमेंट करना है, हाथ डोलाना है, हाथ हिलाना है, जो भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो हम लोग अगले पीडीएफ पे चलते हैं और अगले चीजों को अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है न्यूरॉन की संरचना व कार्य। न्यूरॉन की संरचना और कार्य, जो न्यूरॉन होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, तो संरचना देखिए इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार। इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं स्पेशल कोर, CNS, ठीक है। और इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं रिलाई न्यूरॉन, ठीक है, रिलाई न्यूरॉन। और इस भाग को क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और एक क्या है, न्यूरॉन है, और एक क्या है आपका इफेक्टर या फिर मस्कल इन आर्म, मस्कल इन आर्म यानी भुजा जो है, ठीक है, मस्कल इन आर्म यानी जो केहनी है आपका, ए है, ठीक है। और यहाँ पे आपका शोल्डर है, ठीक। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, मुख्य कार्य प्रणाली घटक क्या होते हैं इसके, किसके, न्यूरॉन की संरचना की। देखिए द्रुमिका, द्रुमिका, द्रुमिका का कार्य क्या होता है, कोशिका काय से निकलने वाले छोटे शाखित तंतु जो सबसे पहले रासायनिक संकेतों को संकेतों को ग्रहण करते हैं, ठीक है। मृदुका क्या करता है, कोशिका काय से निकलने वाले छोटे शाखित तंतु को सबसे पहले क्या करता है, रासायनिक संकेतों में ग्रहण कर लेता है। इसके बाद क्या है, कोशिकी काय, क्या है, कोशिकी काय। कोशिकी काय क्या करता है, प्राप्त संकेतों को विद्युत आवेग में रूपांतरित कर देता है। किसमें रूपांतरित करता है, विद्युत आवेग में रूपांतरित कर देता है। कौन, कोशिका काय। अब का तंत्रिका कक्ष क्या करता है, आप देखिए, तंत्रिका कक्ष सबसे लंबा एकल तंतु जो आवेग को कोशिका काय से दूर अगले तंत्रिका कक्ष तक ले जाता है, अगले तंत्रिका कक्ष तक ले जाता है। कौन ले जाता है भैया, तंत्रिका कक्ष। तंत्रिका कक्ष क्या करता है, सबसे लंबा एकल तंतु होता है जो क्या कर देता है, आवेग को कोशिका काय से दूर अगले तंत्रिका कक्ष तक ले जाता है। अब सिनेप्स, सिनेप्स क्या करता है, सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के संधि स्थल पर अति सूक्ष्म रिक्त स्थान जहां
संकेत रसायनों द्वारा आगे बढ़ता है। मतलब सिनेप्स का कार्य जो होता है वो होता है दो न्यूरॉन्स के संधि स्थल पर अति सूक्ष्म रिक्त स्थान जहां संकेत रसायनों द्वारा आगे बढ़ता है। अब यहां कोशिका का मतलब समझते हो, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है। हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। परिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप। परिवर्ती क्रिया एवं परिवर्ती चाप, देखिए इन दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं और इनके परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो परावर्ती क्रिया क्या होता है, आइए देख लेते हैं। किसी उद्दीपन के प्रति होने वाली वृत्त तीव्र, स्वचालित और अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया जिसमें तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमें तत्काल निर्णय लेना पड़ता है, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, स्वादिष्ट पकवान को सूंघकर लार टपकाना, सुई चुभने पर हाथ का अचानक पीछे हटना, ठीक है। मतलब इसके उदाहरण है ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें हमें तत्काल निर्णय लेना पड़े, वैसी प्रतिक्रिया को कहते हैं परावर्ती क्रिया। क्या कहते हैं, परावर्ती क्रिया। और इसके उदाहरण क्या है कि जैसे कहीं पे पकवान बन रहा है और आप सुगंध आपके नाक में चला जाए तो आप क्या करते हो, आपके मुंह में पानी आ जाता है, काश हमें भी मिल जाता खाने के लिए, क्यों नहीं बोले ना। चलिए, और इसका अगला उदाहरण एक चीज और है कि एक सुई है जो आपके हाथों को चुभ गया तो आप तुरंत हाथ को पीछे खींच लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक। किसी क्रिया का आप प्रतिवर्ती क्रिया कर रहे हो, यानी वापस खींच रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। प्रतिवर्ती चाप देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस निश्चित चक्र मार्ग का अनुसरण करते हैं उसे परिवर्तित चाप कहते हैं। यह मुख्य रूप से मेरु रज्जु द्वारा संचरित होता है। इसका देखिए यहां पे क्या दे रखा, आवेग गमन मार्ग। आवेग गमन मार्ग क्या है, ग्रही अंग जैसे त्वचा, संवेदी जैसे न्यूरॉन, मेरुरज्जा, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी पेशी अंग जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये इसके क्या रहे, एग्जाम्पल रहे, ठीक है। बोल रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस निश्चित चक्र मार्ग का अनुसरण करता है, क्या करता है, अनुसरण करता है, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह मुख्य रूप से मेरु रज्जु द्वारा संचरित होता है। क्या होता है, मेरु रज्जु द्वारा संचरित होता है। और इसमें देखिए आवेश गमन का मार्ग कौन कौन सा होता है, तो आवेश गमन का जो मार्ग होता है ग्रही अंग होता है। क्या होता है, ग्रही अंग जैसे त्वचा, ग्रही अंग में क्या होता है, त्वचा, जो आपका त्वचा है, जो आपका त्वचा है ये क्या है, ग्रही अंग है। फिर संवेदी जैसे न्यूरॉन, संवेदी जैसे न्यूरॉन, जैसे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, अलग अलग प्रतिक्रिया को करने के लिए अलग अलग हार्मोन होते हैं, ठीक है। मेरुरज्जु यानी स्पेशल कॉर्ड, ठीक है, स्पेशल कॉर्ड। और जो प्रेरक न्यूरॉन है, क्या है, प्रेरक न्यूरॉन, वो भी क्या करता है, आवेश गमन का मार्ग बनता है, ठीक है। और
मांसपेशी, मांसपेशी में भी क्या होता है, आवेश गमन होता है। ठीक है, अब चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम आ गए कहां पे, मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। देखिए, जो मानव मस्तिष्क है यानी ह्यूमन ब्रेन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक और बौद्धिक गतिविधियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष है। मतलब जो हमारे शरीर का सबसे प्रमुख यानी नियंत्रित यानी मुख्य नियंत्रित केंद्र है, वो मस्तिष्क ही है। क्या है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क क्या करता है, तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक और बौद्धिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इतना याद रखिएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, अभेद सुरक्षा। अभेद सुरक्षा, यह कपाल नाम की हड्डी के डिब्बे में रहता है। जो हमारा मस्तिष्क है, छोटू सा मस्तिष्क, ये एक कपाल नामक बॉक्स में रहता है यानी डब्बे में रहता है। ठीक है, इसके भीतर मस्तिष्क मेरु द्रव, जो मस्तिष्क होता है इसके भीतर मेरु द्रव यानी CSF बाहरी झटकों को अवशोषित करता है। ठीक है, यानी देखिए ये कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है कि एक छोटा सा जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो कपाल नामक बॉक्स में फिट रहता है। और उस बॉक्स में एक लिक्विड होता है जिसको मेरु द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, मेरु द्रव। और मेरु द्रव क्या करता है, बाहर से लगने वाले झटके को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑब्जर्व, यानी कि अवशोषित कर लेता है। अब अगला देखिए क्या है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, जो कि इसके पिछले वाले स्लाइड में हम कवर करे हैं। ठीक है, पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। और इसकी देखिए काम क्या होते हैं, काम होते हैं, अग्र मस्तिष्क का काम होता है स्मृति। क्या होता है, स्मृति, यानी हम सामने किसी चीजों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बाद विचार करना, मतलब वही तर्क लगाना। क्या लगाना, तर्क लगाना। और जो तर्क, हाँ, विचार करना यानी सोचना। ठीक है, और तर्क, तर्क यानी वही जो चीजें की मतलब हम एक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे सोचना। ठीक है, तर्क लगाना। अब देखिए मध्य मस्तिष्क क्या करता है, दृष्टि व श्रवण प्रतिवर्त क्रियाएं, यानी जो दृष्टि से देखी गई चीजें होती हैं उनको याद रखने का कार्य कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है, मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क क्या करता है, श्वसन संतुलन और रक्तचाप, यानी इन चीजों को नियंत्रित करता है। यानी श्वसन को नियंत्रित कौन करता है, पश्च, जो कपाल का यानी जो दिमाग का पश्च भाग होता है वो करता है। और एक क्या करता है, और संतुलन का काम करता है, हमारे बॉडी के संतुलन बनाए रखने में जो तीसरा भाग यानी पश्च भाग है उस सहायता करता है। और रक्तचाप क्या कौन नियंत्रित करता है, तो वो भी कौन करता है, जो हमारे कपाल का जो मस्तिष्क का पश्च भाग है वो करता है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आधा मस्तिष्क दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अग्रभाग, मध्य भाग और एक पश्च भाग। ठीक है, इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड है और तीनों का नाम कुछ दे रखा है। ठीक है, हम आगे अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। अब अगला स्लाइड क्या कहना चाहता है, आइए देखते हैं। मस्तिष्क के विभिन्न भागों के प्रमुख कार्य, मतलब जो मस्तिष्क होता है उसके विभिन्न भाग होते हैं और विभिन्न भागों के जो कार्य होते हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग क्या है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क का उपनाम होता है प्रमस्तिष्क होता है। क्या होता है? प्रमस्तिष्क यानी पहला मस्तिष्क। ठीक है, प्रमस्तिष्क यानी पहला मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का नाम क्या है? प्रमस्तिष्क नाम है। और इसका काम होता है सोचना, बुद्धिमत्ता, तर्क, स्मृति, देखना, सुनना व भूख का अनुभव कराना। मतलब इतना कार्य किसका होता है? अग्रभाग का होता है। किसका होता है? अग्रभाग का। और मध्य मस्तिष्क का क्या होता है भैया? यहां देखिए, ये करता क्या है? इसका नाम होता है अनुमस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क है इसका नाम क्या है? उपनाम है अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय, मतलब जो बिना इच्छा का क्रिया है उस क्रिया पे समन्वय स्थापित करना। जैसे हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं, और अलग अलग प्रतिक्रिया के दौरान जो हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होने वाला होता है उसको भी करने में मजबूर करते हैं। और इसी चीज को नियंत्रित कौन करता है? वो करता है मध्य मस्तिष्क। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अब देखिए, सिर व धड़ की प्रतिवर्ती गतिविधियां। ठीक है, गतियां, मतलब सिर व धड़ की प्रतिवर्ती जो गतियां होती हैं उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मध्य ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, जो आपको घबराहट होने लगता है वो घबराहट को दूर कौन करता है भैया? मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, अब अगला है इसी में शारीरिक मुद्रा, ऐच्छिक पेशियों की परिशुद्धता, उदाहरण के लिए साइकिल चलाना। ठीक है, मतलब अनैच्छिक चीजों को भी ये कंट्रोल करता है और ऐच्छिक चीजों को भी कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारा इच्छा क्या है? साइकिल चलाने के लिए, तो हम साइकिल चला लेंगे। हमारा इच्छा क्या? हम क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट खेल लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चीजें निर्णय लेने वाला होता है, जो हम मतलब इच्छा को कंट्रोल करने वाला कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क क्या करता है? इस पश्च मस्तिष्क का जो उपनाम होता है वो होता है मेडुला। क्या होता है? मेडुला या फिर पोन्स। क्या होता है? पोन्स। मेडुला या फिर पोन्स। और इसको क्या कहते हैं भैया? देखिए, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब यानी बीपी, जो पश्च भाग होता है मस्तिष्क का वो क्या करता है? हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। फिर वमन, ठीक है, यानी ओमेटिंग, मतलब जो उल्टी होता है उस उल्टी को भी कंट्रोल करता है। कौन? हमारे मस्तिष्क का पश्च भाग। और लार श्रावण का नियम, श्वसन की लयबद्धता और श्वसन दर का सूक्ष्म नियंत्रण। यानी इतने कार्य किसके होते हैं भैया? पश्च मस्तिष्क के। पश्च मस्तिष्क क्या करता है? सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा चीज वोमिटिंग यानी उल्टी को कंट्रोल करता है। और लार स्रावित का नियम, मतलब जो लार हमारे मुख से आते हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है? पश्च मस्तिष्क कंट्रोल करता है। और उसके अलावा श्वसन, लयबद्धता और सूक्ष्म श्वसन दर की सूक्ष्म नियंत्रण कौन कर लेता है? हमारे मस्तिष्क का पश्च भाग। ठीक है, तो हम इतना अगर समझ में आ गया है तो अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। देखिए, अब आता है पादपों में समन्वय एवं गतियां। समन्वय एवं गतियां, जो पादप होते हैं, पादप यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी समन्वय होती है, उनमें भी गतियां होती है। तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रकाश अनावर्ती, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। ये देखिए, पौधे के अंगों की प्रकाश की दिशा में अनुक्रिया, जैसे तने का धनात्मक प्रकाश की ओर झुकाव। ठीक है, यानी प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। जैसे आप देखते हो कि सूरजमुखी का फूल जो होता है
जिस दिशा में सूरज होगा उस दिशा में झुका हुआ होता है, ठीक है। और भी कई सारे पौधे होते हैं जिस दिशा में सूरज रहेगा उसी दिशा में जो है वो झुके होते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। अब बोला है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन यानी गुरुत्व बल के प्रति अनुक्रिया, जैसे पौधों की जड़ों की सदैव नीचे मिट्टी की ओर विकसित होना, ये क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। जैसे आप किसी भी पेड़ को देखोगे तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी के गुरुत्व के नीचे ही जाता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी में नीचे की ओर ही उसकी जो जड़ें होती हैं बढ़ती हैं, और उसको क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। कंपानु कुंचन, कंपानु कुंचन, इसमें क्या होता है? स्पर्श के प्रति त्वरित प्रक्रिया, जैसे छुई मुई की पत्तियों का मुड़ना, छुई मुई की पत्तियों का मुड़ना। अगर छुई मुई के जो पत्ते हैं उनको छूते हैं तो वो मुड़ जाते हैं, तो उस मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कुंपानु कुंचन, कुंपानु कुंचन, ठीक है। अब इस चीजों को आप समझ सकते हो, यानी अगर सूरज की प्रकाश के तरफ कोई पौधा झुका हुआ है उस प्रक्रिया को बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। और अगर मिट्टी के नीचे कोई भी जड़ नीचे की ओर बढ़ रहा है तो उस प्रक्रिया, उस गति को क्या बोलते हैं? उस गति को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं गुरुत्व बल प्रतिक्रिया, गुरुत्व बल प्रतिक्रिया या फिर गुरुत्वानुवर्तन। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। अगर किसी पौधे को छूने से वो सिकुड़ जाता है तो उस गति को बोलते हैं कंपानु कुंचन, कंपानु कुंचन, ठीक है। हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए यहां से क्या है? प्रमुख पादप हार्मोन, ठीक है। प्रमुख पादप हार्मोन मतलब जो पादप के प्रमुख हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक, दो प्रकार के हार्मोन्स हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है वृद्धि वर्धक और एक है वृद्धि अवरोधक, ठीक है। एक पौधे के वृद्धि कराती है और एक पौधे की वृद्धि को रोक देता है। देखिए वृद्धि वर्धक क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के विकास, कोशिका विभाजन एवं फूलों के खिलने को प्रेरित करते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है? तने के अग्रभाग पर बनता है, प्रकाश की विपरीत दिशा में कोशिका की लंबाई बढ़ाता है। जो ऑक्सीजन होता है पेड़ पौधों में वो कौन सा कार्य करता है? वो जिस दिशा में प्रकाश रहेगा उसके विपरीत दिशा में पौधों का क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है? तनों के विकास और बीजों के अंकुरण में मदद करता है। कौन? जिब्रेलिन, 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 ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है? तनों के विकास और बीजों के अंकुरण में मदद करता है। अब है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है? तीव्र कोशिका विभाजन वाले अंग यानी बीज और फल में स्रावित होता है। कौन स्रावित होता है भैया? तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है?
तीव्र कोशिका विभाजन वाले अंगों जैसे फल और बीज में स्रावित होता है। अब देखिए वृद्धि अवरोधक क्या क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। वे रासायनिक घटक जो पादप वृद्धि को रोकते हैं ताकि पौधों की जैविक क्रियाओं में संतुलन बना रहे। वो कौन कौन से होते हैं? ये होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? पत्तियों के मुरझाने तथा बीजों की सुप्तावस्था को बढ़ाता है, सुप्त अवस्था को बढ़ाता है। और एथिलीन क्या करता है? तो एथिलीन जो होता है गैसीय अवस्था में स्रावित होने वाला हार्मोन जो फसलों को प्राकृतिक रूप से पकने में सहायता करता है। ठीक है, ये दो चीजें इसमें है और तीन चीजें इसमें। ठीक है, एक दो प्रकार के इसमें हार्मोन्स होते हैं, पौधों में दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक जो होता है वो वृद्धि और विकास कराता है, ठीक है, और दूसरा जो है उसे वृद्धि और विकास को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है, और दोनों का कार्य जो है अपने अपने समय पे जरूरी है। पहले तो जैसे मान लो कि आप कोई फल लगाए हो, क्या लगाए हो? कोई फल लगाए हो, तो उसको पहले छोटा सा पहले अंकुरण उसमें जरूरी है, मतलब उसमें फूल और जो फल है वो लेना जरूरी है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका वृद्धि और विकास भी जरूरी है। जब वो बढ़ेगा, जब बढ़ने के बाद अपने साइज में आ जाएगा तो उसका पकना जरूरी है। तो पकने के लिए ये प्रक्रिया होना जरूरी है, ये वाला हार्मोन्स होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे में यानी जितना जरूरी ये हार्मोन्स है पौधों के लिए उतना जरूरी ये है। और दोनों में समझ लीजिए वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि अवरोधक दो हार्मोन्स जो है पादप में पाए जाते हैं। अब अगला नंबर क्या है? जंतुओं में अंतःस्रावी तंत्र। जंतुओं में अंतःस्रावी तंत्र, जैसे देखिए हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले विशिष्ट रासायनिक संवेदक वाहक है जो सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। ठीक है, जो हार्मोन होता है ये क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला विशिष्ट रासायनिक संवेदक वाहक। ठीक है, संदेशवाहक। कौन? संदेशवाहक। और किसके द्वारा छोड़ा गया? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा गया एक संदेशवाहक संकेत है। क्या है? संकेत है, जो क्या करता है? जो सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सीधे रक्त प्रवाह में छोड़े जाते हैं। इसके बाद है नलिका वाहिनी ग्रंथियां। नलिका वाहिनी ग्रंथियां, अब ये क्या करती हैं? इन ग्रंथियों के पास अपना स्राव ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं। जो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, जो नलिका विहीन, विहीन का मतलब जो जिसके मतलब उसके पास वो चीजें नहीं है। ठीक है, नलिका विहीन बोल रहा है यानी नली की इसके यहाँ क्या है? कमी है। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां जो है इन ग्रंथियों के पास अपना स्राव ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नलिकाएं नहीं होती है। अब देखिए अगला क्या है? पुनर्भरण प्रक्रिया। पुनर्भरण प्रक्रिया, शरीर में हार्मोन का उचित मात्रा व समय पर स्राव आवश्यक है। इसका नियंत्रण फीडबैक प्रणाली द्वारा किया जाता है। मतलब किसी भी हार्मोन्स का हमारे शरीर में जितना बनना जरूरी है उतना ही रिलीज होना भी जरूरी है, ताकि जो पुराने हार्मोन्स हैं वो किसी ना किसी माध्यम से बाहर चले आए और नए हार्मोन्स का उत्पत्ति हो और हमारे बॉडी जो है फिट रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें थी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए प्रमुख जंतु हार्मोन ग्रंथियां एवं उनके कार्य जो होते हैं
उसको देख लेते हैं। ठीक है, मतलब प्रमुख हार्मोन्स, ग्रंथियां एवं उनके कार्य। देखिए क्या क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का यहां नाम दिया है, स्रावित हार्मोन का भी नाम दिया है, शारीरिक स्थान का भी नाम दिया है कि किस स्थान पर शरीर में ये चीजें पाई जाती हैं, प्रमुख कार्य एवं होने वाले रोग का भी नाम दिया है। देखिए पीयूष ग्रंथि, पहला ग्रंथि क्या है? पीयूष। पीयूष ग्रंथि जो जिसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? वृद्धि हार्मोन पाया जाता है, जीएच। जीएच वृद्धि हार्मोन। मस्तिष्क का आधार, मस्तिष्क का क्या होता है? ए आधार होता है, मतलब जो शरीर में इसका स्थान होता है कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। क्या? मस्तिष्क। यानी जो पीयूष ग्रंथि होता है वो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता। पीयूष ग्रंथि में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो वृद्धि हार्मोन होते हैं, और शारीरिक स्थान इसका क्या होता है? मानसिक, मस्तिष्क का आधार, मस्तिष्क का आधार। और इसका कार्य क्या होता है? शारीरिक विकास का नियम, कमी, इसके कमी से क्या होता है? बौनापन। क्या होता है? बौनापन। मतलब देखिए यहां पे बोला कि पीयूष ग्रंथि जो होता है वो वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। और वृद्धि हार्मोन कहां पाया जाता है? मस्तिष्क का आधार होता है। किसका आधार होता है? मस्तिष्क का आधार। और ये शरीर के विकास में काम आता है, शरीर के विकास में काम आता है। अगर इसकी कमी हो गई तो लोगों में क्या हो जाता है? बौनापन हो जाता है, यानी लंबाई उनकी छोटी हो जाती है और बौने हो जाते हैं। ठीक है। अब है थायराइड। क्या है? थायराइड। और थायराइड को बोलते हैं थायरोक्सिक। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन कहाँ होता है? गले में। कहाँ होता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है वो गले में होता है। कहाँ होता है? गले में। उपापचय, उपापचय नियम, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। मतलब जो आपका ए थायरोक्सिन होता है, जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है वो गले में होता है, और इसकी अगर कमी हो जाए तो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग? घेघा रोग। आप देखते हो कि यहाँ पे हड्डियां जो है लोगों की बाहर आ जाती है, किसके कारण से? घेघा रोग के कारण। और उसमें कौन से हार्मोन की कमी हो जाती है? तो यही है थायरोक्सिन। क्या? थायरोक्सिन। अब देखिए अग्नाशय। अग्नाशय में जो हार्मोन्स पाया जाता है इंसुलिन होता है। क्या होता है? इंसुलिन। इंसुलिन। और ये शरीर जो इसका शारीरिक स्थान होता है अमाशय के पीछे। कहाँ होता है? अमाशय के पीछे। और इसमें होता है रक्त शर्करा का नियंत्रण। इसके कमी से मधुमेह यानी शुगर होता है। क्या होता है? मधुमेह यानी शुगर। अब आप यहां से देख सकते हो इसमें क्या बोला? अग्नाशय। और अग्नाशय में जो हार्मोन्स होता है वो होता है इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ होता है? इंसुलिन होता है अमाशय के पीछे। अमाशय के पीछे। और रक्त शर्करा यानी रक्त का ये मीठापन होता है। क्या होता है? रक्त का मीठापन। शर्करा यानी जो उसमें फैट होता है, जो उसमें विटामिन होते हैं। ठीक है, उनका अगर मात्रा कम अधिक हो जाता है तो उसमें क्या होता है? मधुमेह हो जाता है, यानी मधुमेह यानी शुगर हो जाता है। क्या होता है? शुगर। ठीक है। अब देखिए अधिवृक्क। अधिवृक्क में जो आपका हार्मोन्स पाया जाता है वो होता है एड्रिनिल, एड्रीनली, एड्रीनलिन। और एक कहां पाया जाता है शरीर में? इसका स्थान क्या होता है? वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर। और इसका काम क्या होता है? संकटकालीन हार्मोन होता है। ठीक है, हृदय की धड़कन बढ़ाकर संकट हेतु तैयार करता है। मतलब हृदय की जो धड़कन होता है इसको बढ़ाने का कार्य करता है, और संकट के लिए हम लोग क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हैं और हार्मोन्स के कार्य हैं। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो हम साइड हट जा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो है यहाँ पे आपके बोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ से जो ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1, सिनेप्स पर विद्युत संकेत रसायनों में क्यों बदल जाते हैं? तो देखिए क्यों बदल जाते हैं, इसका उत्तर है क्योंकि विद्युत आवेग केवल न्यूरॉन के अक्षतंतु के भीतर चल सकते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को पार करने के लिए आवेग को रासायनिक संदेशवाहक में बदलना पड़ता है। यानी एक किस लिए रसायनों में बदल जाते हैं? तो रसायनों में इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि विद्युत आवेग केवल न्यूरॉन के अक्षतंतु के भीतर चल सकते हैं। जो न्यूरॉन है उसके अक्षतंतु के भीतर चल सकते हैं, इसलिए दो न्यूरॉन्स के बीच अंतर को पार करने के लिए आवेग को रासायनिक संदेशवाहक में बदलना पड़ता है। ठीक है, यहां पर देखिए प्रश्न नंबर 2 बोला है एड्रीनलिन को लड़ो या उड़ो हार्मोन क्यों कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन क्यों कहते हैं? देखिए इसमें उत्तर है भय, संकट या तनाव के समय हर हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होकर हृदय की धड़कन, सांस की दर और रक्तचाप को बढ़ा देता है, जिसमें हमारा शरीर आपातकाल का सामना करने हेतु तैयार हो जाता है। इसका उत्तर ए रहा। और देखिए बोर्ड परीक्षा मास्टर टिप्स क्या है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं और क्लास को यहाँ के बाद कर देंगे समाप्त। देखिएगा बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए इस अध्याय के नीचे दिए गए आरेखों को बनाकर अभ्यास करें। न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र और प्रतिवर्ती चाप का व्यवस्थित प्रवाह। और इसमें देखिए मैं तंत्रिका तंत्र का चित्र नहीं बनवाया हूं, तो आप लोग बुक से देख करके बनाइएगा। और मैं इसके बाद किसी न किसी वीडियो में तंत्रिका तंत्र, मानव हृदय और पाचन तंत्र और इसके अलावा मानव मस्तिष्क का चित्र, इन सभी चित्रों को एक ही स्लाइड में लेकर आऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पेपर से पहले। तो अब तक इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।